तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, उसमें हमने कॉस्ट कैसे निकालनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें कुछ दो मेन कॉस्ट हैं, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हम अगले पार्ट में करेंगे। उसके बाद इन चारों पार्ट्स का मिक्सअप करके हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालेंगे। तो ये बड़ी वीडियो ज़रूर जाएगी, लेकिन पार्ट 1 में जाएगी, थोड़ी सी वीडियो पार्ट 2 में, फिर पार्ट 3 में। तो आपके लिए पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी बात करोगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो उसमें दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक होता है इररिडीमेबल, ठीक है, एक होता है इररिडीमेबल, एक होता है रिडीमेबल। मतलब जो शेयर्स वापस आ सकते हैं, हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे रिडीमेबल, इररिडीमेबल, और सॉरी उसे कहेंगे रिडीमेबल, और जो वापस नहीं हो सकते उसे हम कहेंगे इरिडीमेबल। सो ये तो आपको सिंपल सा मीनिंग था, लेकिन हमने इसकी निकालनी है कि जब हमें कॉस्ट निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमने क्या फॉर्मूला लगा के इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है, पी डी। पी डी का मतलब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी। इट मीन्स जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, जब आप उसे पी मतलब मार्केट प्राइस, जब आप उसे अपने करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल सा है। तो इस सिंपल को और आसान बना देता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपके सामने एग्जाम्पल दी हुई है, इफ़ आर एनर्जी इज इशूइंग द प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर विद स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट 3% है और कैलकुलेट आपको करने के लिए कहा है प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट। तो यहाँ पे आप कहोगे यार अब आपने सर बताया नहीं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल सी चीज़ नहीं है, बता देता हूँ। हम फॉर्मूले में बेशक मार्केट प्राइस लिखते हैं, लेकिन साथ में आपको हिंट दे रहा हूँ कि जब भी आपको कोई फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, तो आपने मार्केट प्राइस में से उसे क्या कर देना है, लेस कर देना है। क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन माइनस किसके साथ करना है, मार्केट प्राइस को फ्लोटेशन कॉस्ट से माइनस करने के बाद आपने डिवाइड करना है डिविडेंड के साथ। तो वो आपका क्या निकल आएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस की कॉस्ट निकल आएगी। अब करना कैसे है, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये लीजिए, कर लेते हैं साथ में अपना। तो इस चीज़ को करना कैसे है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पर, प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पर, अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। डिविडेंड उन्होंने 12 दिया हुआ है रुपीज़, तो हमने 12 लिख दिया, राइट, हमने 12 लिख दिया। अब मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस हमारे पास है 100, लेकिन उसमें हमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी हुई है, वो कितनी है, 3%। अब ये 3% लोगे किसका, जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, 100। तो 100 का 3% क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 का 3% मीन्स 3, 100 का 3% मीन्स 3। सो इट मीन्स आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या बना, यहाँ पे ये लो। अब ठीक है, चलिए, तो देखिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 12 अपॉन, मतलब हमारे पास क्या बनेगा, 12/97। अब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा साथ में, क्यों, क्योंकि हमें जो इसका आंसर है वो परसेंटेज में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो परसेंटेज में आंसर आना चाहिए हमारी कॉस्ट का। तो वो कैसे पता चलेगा, इंटू 100 करके। तो 12/97 इंटू 100 जब करोगे, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 12.37%। कितना आ जाएगा, 12.37% हमारे पास आंसर में आ जाएगा। और ये कॉस्ट किसकी निकली है, ये कॉस्ट निकली है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इतना कर चुके हैं, तो इससे हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कोई मुश्किल तो नहीं आने वाली। लेकिन अगर सेम फॉर्मूला होता तो बात कर लेते, लेकिन जब हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को वापस करते हो या रिडीम करते हो, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू
जो हमने इशू करते टाइम ली थी हो सकता है उससे डिफरेंट हो, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो रिडीमेबल वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हमने यही मान के चलना है उसकी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही हम उसे रिडीम करते हैं ज़्यादातर। तो हमने वही मानना है कि एक्चुअल कॉस्ट ही उसकी रिडीमेबल वैल्यू मानी जाएगी। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? अब एक्चुअल कॉस्ट की बात करी मैंने, तो ये एग्जाम्पल साथ में ज़रूर ले लो जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो पहले नंबर पे हम साथ में कर भी लेते हैं जो चीज़ें इन्होंने कही हैं, ये लीजिए। तो क्या करना है हमने, ध्यान से देखिएगा, सेम फॉर्मूला है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है इसमें, सिर्फ मतलब फॉर्मूला डिफरेंट नज़र आ ज़रूर आए लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड है मेरे पास कितना, यहाँ पे अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10, मतलब 10% ऑफ 100। इट मीन्स जो 10% है वो हमारे पास क्या है इसमें, वो हमारे पास डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। और एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि जो भी डिविडेंड या जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है वो उसकी कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करना होता है, अदरवाइज उसके अलावा कहीं और पे नहीं। मतलब सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ही आप कैलकुलेट करोगे, याद रखना इस चीज़ को। अब उसके बाद आता है रिडीमेबल वैल्यू। तो मैंने अभी कहा कि इसमें अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या लिखा है, XYZ इशूज़ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स of 10% 2000 10% preference shares of 100 each at the 95 रुपीज़ each। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज़ के कॉस्ट है उसकी और 95 में उसने इशू किए, राइट, 95 मार्केट प्राइस में इशू किए। तो 100 तो रिडीमेबल वैल्यू है लेकिन 95 क्या है, नेट प्रोसीड। जो एनपी है वो मार्केट प्राइस ही है, वो नेट प्रोसीड ही है जिसमें आपने इशू किए थे, वो क्या है 95। तो 95 नीचे एन, एन का मतलब होता है कितने समय के लिए रिडीम करा था। तो आपने एट द एंड ऑफ 10th ईयर दिख रहा है ऊपर, तो उसका मतलब 10 ईयर्स के लिए रिडीम करा था, ठीक है। उसके बाद यही वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है वही वैल्यू नीचे लिख दो, 100 प्लस 95 हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस 95 हो जाएगा और अपॉन 2 आ जाएगा। वैल्यू फिल कर दी, बात खत्म। तो क्वेश्चन आपके सामने ही है, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। 10% ऑफ 100 मीन्स 10 आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। 95 क्या था, नेट प्रोसीड्स थे यानी मार्केट प्राइस था जिस पे इशू करे थे। 100 क्या है हमारे पास, यू कैन से दैट अपनी कॉस्ट या फिर रिडीमेबल वैल्यू, और बाकी आपने 10th ईयर में करे थे तो वो आपका मैच्योरिटी पीरियड है, और अपॉन 2 तो आपके फॉर्मूले में ही था। ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी। तो अब इसकी कैलकुलेशन से ध्यान से कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार इसमें गड़बड़ हो जाती है लेकिन कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। 10 करोगे तो 10 के बाद आपके पास इस चीज़ को सॉल्व कर दो, 100 माइनस 95 5/10 आ जाएगा, राइट। 5/10 को करोगे तो किसका 5 जब आप 10 कर लेते हो तो उसके बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0.5। तो मैंने 0.5 कर दिया। नीचे नीचे क्या बनेगा, 195/2, तो उसका मतलब 97.5 कितना बनेगा, 97.5। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद आने वाला है, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, यानी जब आप इसको 10 प्लस 0.5 करोगे तो कितना बनता है, 10.5 बनता है, राइट। तो इसके साथ आपने डिवाइड करा 97.5 और मल्टीप्लाई आपको पता है 100 से करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। मल्टीप्लाई आपको क्या है, 100 से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसे कर दिया तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 10.76%। कितना आंसर आता है, 10.76%। ये आपकी क्या कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, बहुत बेसिक से तरीके हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से एक बेसिक स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, और अगर हम बात करें इससे आगे करने वाली चीज़ें वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो आपको आगे आने वाले सभी टॉपिक्स भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अब हमने बात करी है प्रेफरेंस शेयर की, तो अब प्रेफरेंस शेयर कर लेते हैं ख़त्म। तो अगली बारी आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास 4 मेथड्स आते हैं, एक डिविडेंड प्राइस अप्रोच है, एक अर्निंग प्राइस अप्रोच है, एक ग्रोथ अप्रोच है और एक CAPM है। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच की, तो वहाँ पे बिल्कुल सिमिलर फार्मूला है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जैसा, बिल्कुल सिमिलर फार्मूला। बस इसमें फ़र्क क्या है, PD की बजाय अकेला D लगा है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क होगा।
अरे कुछ भी क्वेश्चन मार्क जैसी चीज़ नहीं है। पी डी का मतलब था प्रेफरेंस डिविडेंड, और डी अकेले का मतलब है, या फिर आप अगर चाहो तो ई डी भी लगा सकते हो, इक्विटी डिविडेंड भी लगा सकते हो, कि आपको डिफ्रेंशिएट किया गया है। पी डी मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, वो अलग डिविडेंड है जो फिक्स होता है, जबकि इक्विटी डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट होता है, राइट। तो इसीलिए इसमें अकेला डी लिखा हुआ है, और अपॉन पी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस, राइट। तो वही सेम चीज़, इसलिए मैंने कोई आपको एग्जाम्पल भी नहीं दी, क्योंकि वही सेम चीज़ है, सिमिलर चीज़ है, बार बार करोगे टाइम ही जाएगा, आपको पता चल चुका होगा। ऐसे ही जब आप डिविडेंड की बात कर रहे हो तो अर्निंग प्राइस अप्रोच में क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ ईपीएस लिखेंगे, बाकी सारा सेम है। डिविडेंड अपॉन प्राइस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईपीएस अपॉन प्राइस। ईपीएस क्या है सर, अर्निंग प्राइस शेयर, अर्निंग पर शेयर, सॉरी अर्निंग पर शेयर। एक शेयर का क्या रेट है, मतलब एक शेयर की कितनी अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, वो क्या बन जाएगा, अर्निंग प्राइस अप्रोच। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि कंपनी की इतनी अर्निंग्स हैं, तो अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और इनटू 100 करना मत भूलना, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये 2 पॉइंट आपके लिए नए हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसके एग्जांपल्स के साथ डोनेट करा है। तो ग्रोथ अप्रोच सबसे पहले आते हैं। ग्रोथ अप्रोच को हम गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉर्डन मॉडल। तो गॉर्डन मॉडल भी आता है इसके अंदर, लेकिन गॉर्डन मॉडल हम ज़्यादातर बात करते हैं डिविडेंड अप्रोच के अंदर। यानी जब आप डिविडेंड वाला, डिविडेंड डिसीजंस वाला टॉपिक पढ़ोगे या फिर चैप्टर करोगे ना, तो उसमें ये चीज़ बहुत डिटेल में है, तब आप वहाँ पे पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए आपको सिंपल इतना जानना है कि जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ अप्रोच, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, D1/P+G। सर अब ये D1 क्या है, दरअसल देखो D1 तो ये भी D1 है, असल में कहूँ तो फ़र्क दोनों में आप समझ सकते हो। सबसे पहले वो क्या है कि दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक D0 होता है, एक D1 होता है, ठीक है। अगर आप अब D0 की बात करते हैं, सबसे पहले D0 का मतलब होता है जो आपके पास अभी डिविडेंड चल रहा है, या कंपनी कितना पे करती थी या कर रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं D0, कितना पे, ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला। और D1 होता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्या होता है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हो सकता है, उसे हम D1 कहते हैं। और D1 को निकालने का फॉर्मूला क्या है, D1 जब भी आपने निकालना है तो फॉर्मूला बनता है D0 1 माइनस G, यानी 1 माइनस ग्रोथ। ये आपका क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। अगर आपको D0 दिया है क्वेश्चन में, तो आपको D1 चाहिए, तो आपको इस फॉर्मूले के जरिए D1 निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने इसका आपको हिंट दे दिया, ठीक है। अब इसका मैंने हिंट दिया है, तो इसको कर भी लेते हैं, ठीक है ना, इसको कर भी लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन के ऊपर क्या है। क्वेश्चन देख रहे हो आप, अ कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड ऑफ 100, सॉरी पेड अ डिविडेंड ऑफ 1 पर शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 10 रुपये का जो शेयर है उसके ऊपर आपको 1 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, और उसके अंदर उसने कहा है ग्रो होने के चांसेस हैं 10% एवरी ईयर। तो जब आपको ग्रोथ दे दिया, इसका मतलब आपने ग्रोथ अप्रोच के साथ निकालना है सारी चीज़ों को। तो अब आपको यहाँ पे कोई मेंशन आउट चीज़ें नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे D1 या D0 का कोई मेंशन किया है कि ये क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने हैज़ पेड से इंक्लूड कर लेना है कि हैज़ पेड मतलब कर रही है, लेकिन हमें चाहिए D1। तो सबसे पहले मुझे D1 निकालना है। इस केस में क्या निकालना है, D1। तो D0 कितना है, 1 रुपी, ठीक है। और उसके बाद 1 माइनस जी कितना है, 0.10। क्यों, क्योंकि 10% है, तो जब आप उसे परसेंटेज को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 0.10। तो कितना आंसर आया, 1, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.10। तो 1 माइनस 0.10 करोगे तो आपके पास 0.9 आता है, तो 0.9 इंटू 1 करोगे तो 0.9 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि D1 कितना आना चाहिए, 0.9। आपको 1 रुपी नहीं मिल रहा, आपको 0.9 रुपी एक्सपेक्ट किया गया है नेक्स्ट आने वाले टाइम पीरियड के लिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने फॉर्मूले में भर देना है, अब आपने फॉर्मूले में भर देना है। तो चलिए, D1 कितना आया, 0.9 आया मेरे पास। प्राइस कितना है मेरे पास, ऊपर दिया हुआ है 55 रुपीज़। ग्रोथ कितनी दी हुई है, 0.10।
कितनी दी हुई है 0.10। क्लियर है इतना तो, राइट। चलिए इसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.9/55 करिए सबसे पहले तो, ठीक है। 0.9/55 किया तो मेरे पास आता है 0.01। कितना आता है मेरे पास? आता है 0.016, कुछ इतना आता है मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं इसे क्या करता हूँ 0.10 के साथ प्लस कर देता हूँ, तो इंटू तो 100 बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आता है 0.1163, इतना आता है मेरे पास। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट में कुछ नहीं है, साथ में मल्टीप्लाई करना मत भूलना। साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे तो आपका ऐसा ही आंसर आएगा, क्योंकि 100 करोगे तो परसेंटेज में निकल के आएगा। तो 100 किया, रुकिए, यस, अब 100 किया तो मेरे पास 11.63% क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ तो नहीं है, बस फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए एक लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम CAPM मेथड भी कहते हैं, उसके थ्रू अगर आपने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को निकालना है, तो उसमें फॉर्मूला क्या बनता है? RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न, B मतलब है बीटा, ठीक है, B मतलब है बीटा, जो बीटा एक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, और RM है मार्केट फ्री रिस्क, ठीक है, और RF तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, रिस्क फ्री रिटर्न। अब हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे RM है ना, RM, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मार्केट पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं? मार्केट पोर्टफोलियो, या रिस्क ऑफ रिटर्न इन द मार्केट, क्या हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे है RM माइनस RF, उसको हम कहते हैं, मतलब उसकी जो इसकी जो पूरी आपकी मार्केट जो निकलती, इसका जो पूरा आंसर आपका निकल के आता है, वो क्या है? वो है आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या है? मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो ये 2-3 बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बता दी। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूले के साथ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ H लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री मतलब RF दिया हुआ है कितना? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 0.10, तो आप 0.10 लिख सकते हैं क्योंकि इससे ईजी होगा, ठीक है। साथ में लिखा है द फर्म बीटा वैल्यू। बीटा कोएफिशिएंट कितना है इसमें? 1.75। 1.75। उसके बाद रेट रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, तो RM कितना दिया हुआ है? दैट इज 15%, और 15% का मतलब क्या होता है? 0.15, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको दी हैं तो आप फॉर्मूले में आसानी से भर सकते हो। क्या करोगे? RF कितना है? 0.1, ठीक है, प्लस बीटा कोएफिशिएंट कितना है? 1.75, ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे। RM में कितना है? 0.15, और 0.15 से आपने क्या माइनस करना है? 0.1, बिकॉज आपका रिस्क फ्री रिटर्न आपने माइनस करना है उसके साथ, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस आपका आ जाएगा 1.75। इसमें जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? 0.1 प्लस, इसे सॉल्व कर दीजिए, 1.75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा, 1.75 को मैंने मल्टीप्लाई करा 0.05 के साथ, तो मेरे पास बनता है 0.0875, ठीक है। और जब मैंने इसे प्लस करा 0.1 के साथ, तो मेरे पास बनता है 0.1875। फिर से पॉइंट में आता है सर कुछ नहीं चेंज करना है, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और कुछ नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और कुछ नहीं। आप क्या कर सकते हो? ज़ीरो, आपको क्या था? 0.1875 था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका आंसर 18.75 आ जाएगा। इट इज़ द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये जो बेसिकली जो छोटी मोटी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये बहुत आसान है समझने के लिए।
तो ये बेसिक लेक्चर जो है आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं। बेसिक फॉर्मूले हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगले पार्ट में हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स करेंगे और देयर आफ्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ओर ध्यान देंगे, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली आपको ये बेसिक वीडियो समझ आ गई होगी। तो बस वीडियो अगर समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।